अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल सबके। और मैच जो है ना वो सत्यानाश हो गया बारिश की वजह से। बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि यार बारिश हो गई, क्या हो गया, बारिश तो होनी थी भाई, ये थी। लेकिन ये जो बारिश तो हुई है वो तो अपनी चीज जगह है, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह की मर्जी है, बारिश जब चाहे जब हो ना हो। लेकिन यार क्या हमें ये नहीं पता था कि ये जो पालीकले ग्राउंड है या जो श्रीलंका है, श्रीलंका में बारिश होती है? क्या हमें ये नहीं पता था? और ये जो वेन्यू है, ये जो डिसाइड किया, ये जो बीसीसीआई है ना, ये जो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, यकीन करें, क्योंकि हम जो है वो पूरा पूरा दिन अपने जाया करके टीवी आगे बैठ के और अपने काम शाम छोड़ के मैच देखते हैं। इसके अलावा जो लोग गए हुए ग्राउंड में वो भी जो है वो वेले फारिग होकर जो है वो वापस आए, क्योंकि बारिश की वजह से मैच लोग कह रहे होंगे कि यार ये तो अल्लाह के काम है, बारिश हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो भंड मारा है ना, ये सबसे बड़ा भंड हुआ ये बीसीसीआई की वजह से। क्योंकि बीसीसीआई जो है ना वो होल सोल जो क्रिकेट के अपने आप को मानते हैं ना कि भाई हम जो है ना वो हर जगह के जो किंग है ना, क्योंकि इनकी जो हरकतें है ना, ये हरकतें खत्म नहीं होती। कि इन्होंने जो वेन्यू डिसाइड किया पाले किले, अब सबसे पहली बात जो ऑफिशियली पाकिस्तान क्योंकि होस्ट है एशिया कप का, भाई अगर पाकिस्तान होस्ट है तो आप पाकिस्तान को डिसाइड करने दो कि भाई कहाँ करवाना है, दुबई में करवाना है या कोई बांग्लादेश में करवाना है। आपके पास इतने वेन्यू थे कि आपको ये नहीं पता था कि ये जो श्रीलंका है इसमें अगर बारिश 50% चांस भी होता है, 70% भी होता है, तो वो समझ लें कि 100% होती है। और ये जो बीसीसीआई है यार, ये इतने होल सोल है कि इनको मतलब मुझे सुनाई में आया कि जो बाकी के श्रीलंका के ग्राउंड है, डम्बोला हो गया, कोलंबो हो गया, उसमें जो है वो मैच इन्होंने इस वजह से नहीं रखवाया कि वहां पे जो है ना वो इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हम जो है वो वहां पे मैच हार जाएंगे, तो हम जो है वो पाले किले में खेलेंगे। अब उस चक्कर में इनको ये तो समझ नहीं लगी कि यार ये जो पाले किले यहाँ पे तो बारिश है। अब हमें ये नहीं पता था हफ्ता 10 दिन पहले कि यहाँ पे बारिश हो रही है, क्या हम चेंज नहीं कर सकते थे वेन्यू? क्या टिकट रिफंड नहीं होते हैं क्या भाई? पहले क्या टिकट रिफंड नहीं हुआ है? ऐसा बहुत बार ही हुआ है कि जब फाइनल किसी का होता है उस दिन बारिश होती है तो उसको नेक्स्ट मैच रखवा दिया जाता है, टिकट भी रिफंड हो जाते हैं, कैमरामैन भी पहुंच जाते हैं, सब आ जाते हैं, ये वो आवाम शवाम सब। तो क्या ये पहले नहीं हुआ था कि यार अगर यहाँ पे बारिश है तो आप जो है वेन्यू चेंज कर दें, या आप जो श्रीलंका में ही क्यों रखा है आपने? भाई आप बांग्लादेश में करवा दें, आप दुबई में करवा दें। जब पाकिस्तान इसको जो है वो होस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान को करने दें, उनकी मर्जी है भाई, वो जहाँ पे भी रखवाए। आपने जो है 3-4 मैच पाकिस्तान को दे दी और बहुत बड़ा तीर मार लिया कि इसको जो है ना वो होस्ट जो है वो पाकिस्तान करवा रहा है। अब बात जो है ना, बात बहुत बड़ी है अगर कोई सोचे तो इस बारे में कि भाई ये जो बीसीसीआई की जो भंड है ना, कि इसको कौन देखेगा? क्योंकि जो बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है ना जेशा साहब, क्योंकि वही जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है वो चेयरमैन है, तो ये जो हरकत है ना इनकी तरफ से ये है कि इनको, क्योंकि इनके जो है ना इनकी मेंटालिटी अभी तक वहीं पे कि यार हम जो अगर पाकिस्तान से मैच हार गए, हमने वहां पे तो खेलना नहीं, यहाँ पे नहीं खेलना। क्योंकि ये जो है ना जादू शादू जो है ना ये यहीं से ही आते हैं, इंडिया से। लेकिन मैं मानता हूँ कि इसमें गलती जो है वो बीसीसीआई, क्योंकि वही जो है वो होल एंड सोल होके बैठे हुए। क्योंकि बीसीसीआई के जो चेयरमैन है वो भी जय शाह, जो सॉरी जो एशियन क्रिकेट के जो चेयरमैन है वो भी जय शाह, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है वही बने हुए। तो हर चीज जो है बीसीसीआई के हाथ में, उनकी मर्जी है, जो करे नहीं करे बाकी सब जाए भाड़ में, भाई उन्होंने अपने हिसाब से चलना। तो खैर मेरे ख्याल में ये जो गलती है ये बीसीसीआई की जो है वो सबसे बड़ा जो इन्होंने भंड मारा है, जो है यहाँ पे मैच रखवाया, क्योंकि इनको पता था कि यहाँ पे जो है वो बारिश होनी है। तो ये कि अपनी हरकतों से जो है ना ये बाज आ जाए और इस तरह के जो मैच होते हैं ना वो वहाँ वेन्यू में करवाए कि जहाँ पे जो है वो प्रॉपर पूरा मैच हो, लोगों के दिन खराब नहीं हो, लोग जो है अपना टाइम बर्बाद करके टीवीओ के सामने आके बैठे, या फिर जो ग्राउंड में गए हुए इतने लोग यहाँ से वहां गए हुए तो फिर उन सबका आपने जो है वो टाइम जो है वो बर्बाद कर दिया इसमें, क्योंकि मैच ही पूरा नहीं हुआ। लोग जो अपने पूरा वक्त जाया करके अपने काम शाम छोड़ के जो टीवी के आगे बैठ के मैच देख रहे, लेकिन जो है वो बारिश आ गई। मैच की मैं क्या बात करूं यार, मैच बड़ा खतरनाक स्पेल, शाहीन मेरा दोस्त और नसीम मेरा दोस्त, दोनों ने जो स्पेल मारा है, और हमारे जो इंडियन बैट्समैन है रोहित शर्मा। अच्छा देखिए, ये तो मुझे पता ही था, ये सब कुछ पता था कि रोहित शर्मा की जो कमजोरी है वो लेफ्ट आर्मर है, जो कि अच्छा लेफ्ट आर्मर जो अच्छी हाइट से बॉल करे, जो अंदर आए बॉल, वहां पे रोहित शर्मा जो है वो फंसता है। और वही बेचारे के साथ वो पहले जो है वो 3-4 ओवर बड़े अच्छे निकाले, जब बारिश हुई बाहर गए, बाहर जो है वो अंदर आए, और फिर जो है जो शाहीन ने कमाल दिखाया, और रोहित शर्मा की जो घुटनों से निकल के जो ना बॉल सीधा डंडे पे जाके लगी, मजा आ गया यार वो देख के। क्या मैजिकल डिसमिसल था, यानी आप जितनी बार भी देखें ना आप बोलेंगे यार देखते ही नहीं वो जो डिसमिसल रोहित शर्मा का हुआ है। और इसके बाद जो कोहली आउट हुआ है, कोहली बेचारा वो ऑफ की बॉल पे उसको भी समझ नहीं लगी कि यार ये बॉल कहाँ खेलूं, क्योंकि बॉल बाहर जा रही है, उससे छेड़ दी बॉल को और वो इनसाइड आया, जो कोहली भी बॉल्ड हो गया। तो खैर इंडिया के जो है वो 2 आउट हो गए थे, और मेरे ख्याल में कोई 17 या 27 रन पे 2 आउट थे। तो बात ये हो रही थी कि मैं पढ़ रहा था कहीं पे इंडियन मीडिया कह रहे थे कि यार ये जो बारिश है ये हो गई मनूस हो गई, ये वो फला ढिमका, बारिश नहीं होती तो हम अच्छा खेल रहे थे, ये हो रहा था वो हो रहा था। भाई देखो जो शाहीन का प्रेशर है ना वो रोहित शर्मा के ऊपर
है जो हुआ बना हुआ रोहित शर्मा के ऊपर, लेफ्ट आर्मर का स्पेशली। शाहीन जो है वो कोई आप चैंपियन ट्रॉफी से ले ले, आमिर का जो हुआ था, फिर वो शाहीन उसको कैरी ऑन करता है। तो पाकिस्तान के सामने जब भी रोहित शर्मा आता है तो उसका काम नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से जो है वो चलता है, और अगर उसने लेफ्ट आर्मर को झेल लिया ना शुरू में, फिर जाके वो रन्स करता है। लेकिन कॉली बेचारा जो है वो उसका बैड लक हो गया और वो इस मैच में रन्स नहीं कर पाया। और इसके बाद जो ओपनर है इंडिया का, शुभमन गिल, जो आईपीएल का चैंपियन, मतलब जिसको ये बोला जा रहा है कि बाबर आजम से भी जो है वो भाई कमाल है इसकी बैटिंग, बाबर आजम से भी जो है वो ऐसी बैटिंग है कि बाबर आजम भी इसके सामने कुछ नहीं है। उसकी जो हालत टाइट करी हुई थी हारिस रऊफ ने, क्या बॉलिंग की हारिस रऊफ ने। ठीक है थोड़े रन्स लीक कर दिए, लेकिन उसने जो डंडा उड़ाया है गिल का ना, उसको तो समझ ही नहीं लगी कि भाई बॉल कहाँ आई और कहाँ से निकली। ठीक है वो बात और है कि जो बैट्समैन का जो कंसंट्रेशन है, जब बारिश होती है तो टीम में बाहर जाती है, फिर अंदर आती है, तो बैट्समैन का जो कंसंट्रेटेड मैच के ऊपर आउट होता है। लेकिन जो बोल्ड मारा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है ना गिल नाम का, ये इसको तो समझ ही नहीं लग रही थी कि बॉल कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है, क्योंकि हमारे तीनों फास्ट बॉलर शाहीन, नसीम, हारिस, तीनों, वो उसने बल्ला ही टच नहीं किया। उस बंदे ने जो है वो एक एंड पे खड़ा हुआ तो था, वो लोग बोल तो रहे हैं कि यार एक एंड संभाला हुआ था, लेकिन उसको समझ पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ी थी कि बॉल जो है वो मेरे कहाँ से जा रही है कहाँ से नहीं आ रही। ये तो शुक्र करे कि जो है वो शुरुआत में नसीम को हटा दिया बाबर आजम ने, फिर हारिस आया, हारिस ने जो डंडा मारा है गिल को। ये गिल का मुझे ऐसा लगता है कि उसको बेचारे को जो है ना इंडिया में ही खिलाओ, उसको अहमदाबाद में जो है ना वो एक ले दो ग्राउंड, अगर मैच हो रहा है तो उसको बोले यार अहमदाबाद में तू जो है वो अकेला खड़े होके खेलना, वहीं पे ही खेल क्यों, और वहीं पे खेलियो, वहीं पे जो है वो बैटिंग करियो तू आराम से। तेरा इधर जो है वो बाहर जहां पे भी तुझे लेके जाओ, तेरा जो है वो काम जा मैंने कर। और बेचारा जो है वो सीधी बॉल हारिस पेस वाली जो है वो बॉल बीट हो गई और सीधा डंडे पे जाके लगी और वो बेचारा जो है वो वापस आ गया। लेकिन खैर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जो बैटिंग थी वो शाहीन ने जो ऊपर से उड़ाया, आउटस्टैंडिंग स्पेल अगेन शाहीन, कॉली और शर्मा दोनों बड़े लड़कों को आउट करके और बोला चलो भाई सीधा बाहर चलो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वो हर मैच में शाहीन ऐसी करता, ऊपर से 2-3 उड़ाते ही। लास्ट वर्ल्ड कप में शर्मा और अपना राहुल को आउट किया, तभी कॉली जो है वो हत्थे चढ़ गया इसके। तो खैर फिर प्रेशर इंडियन बैटिंग लाइनअप पे आई। श्रेयस अय्यर को जो बाउंसर मारा हारिस ने, वो भी जो है वो हाथों में फखर जमान हिला ही, उसने खड़े खड़े कैच पकड़ा है जो है वो भी आउट हो गया। इसके बाद मैं तारीफ करूंगा वो जो ईशान किशन, किशी और मेरा पांडू दोस्त, इन दोनों ने जो पार्टनरशिप लगाई। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबर की कैप्टनसी भी शायद बीच में थोड़ी सी डम हो गई थी, क्योंकि इन दोनों को इन्होंने इससे जो है वो खिलाते थे। नहीं तो ये जो पांड्या है, जो ईशान किशन है, ठीक है ये अच्छे प्लेयर है, लेकिन 30-40 रन से ऊपर करने वाले प्लेयर्स नहीं है। कि जिस हिसाब से हमारे जो स्पिनरों ने बॉलिंग की, बहुत ही हल्की बॉलिंग की, शादाब और नवाज। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं शादाब बहुत अच्छा स्पिनर है, नवाज बहुत अच्छा स्पिनर, लेकिन देखिए यार ये जो दोनों है ना, ये ऑलराउंडर है, ये प्रॉपर स्पिनर नहीं है कि आपको जो है वो टर्न करके देंगे, बॉल विकेट निकाल के देंगे। ये ऐसे बॉलर है दोनों कि इनके ओवर जो है ना आप निकाल सकते हैं। तो खैर बात ये है कि ये ना शादाब की टर्न होती है ना नवाज की टर्न होती है, तो आपको एक प्रॉपर जेन्युइन स्पिनर खिलाना पड़ेगा या कोई बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा नवाज की जगह पे, जो कि आपको जो है वो एक 10 ओवर का प्रॉपर अच्छा क्वार्टर निकाल के दे। नहीं तो नवाज जो है वो पिट जाता है अपनी बॉलिंग में। ठीक है शादाब का दूर करके जो शादाब निकाल भी लेते हैं, लेकिन नवाज एज अ बॉलर मुझे लगता नहीं है कि उसकी वो उस टाइप की बॉलिंग आ रही है। ठीक है ऑलराउंडर वो अच्छा है, लेकिन आप एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जाएं तो वो ज्यादा बेटर है, जो कि बीच में आके विकेटें ले। अब बाबर साहब ने भी जो है वो कमाल की चीजें कर दी कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स है, अच्छा इंडियन बैटिंग लाइनअप को फास्ट बॉलिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आई। वो बेचारे मतलब कहाँ से बॉल जा रही है उनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही थी। ये तो शुक्र पड़े जो बाबर ने जो है फास्ट बॉलर को साइड पे करवा के स्पिनर को लाया, तो जो उन्होंने गेम चलाई और गेम को जो है वो इतना लंबा ले गए। मुझे तो एक चीज समझ नहीं आई, बाबर आजम साहब भाई जब फास्ट बॉलर चढ़े हुए हैं तो उनको ही कंटिन्यू करके इनकी ऊपर से ये जो स्कोर इन्होंने कोई 266 बनाया, ये तो जाना ही नहीं चाहिए था 266 तक। 200 से ऊपर स्कोर नहीं जाना चाहिए था जब आपने इतना बड़ा इनका टॉप ऑर्डर उड़ा के हिला के रख दिया ऊपर से। तो ये जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर है किशी और पांडू, मेरा दोस्त, ये कोई 30-40 रन से ऊपर करने वाले प्लेयर नहीं है कि ये जो है आगे इधर आके सेंचुरियां करके जाए। ये 30-40 रन के ही प्लेयर है। तो खैर ये जो बाबर से जो गलतियां हुई है बीच में, क्योंकि फास्ट बॉलिंग का स्पेल मुझे तो नजर नहीं आया कहीं पे भी। वो स्पिनर ही जो है वो बॉल करते हुए जाते, शादाब, नवाज और आगा सलमान को भी बीच में लिया, तो वो जो है इन्होंने रन लीक कर दिए, वो सेट हो गए। और इस पिच पे एक बार जो सेट हो गया तो फिर जो है ना वो उसके पास बॉल
ऐसी आती है कि उसको ऐसा लगता है कि ये फुटबॉल है। और वही हुआ कि पांडु और जो किशी है उसने फिर सेट होकर जो धोया, जो धुलाई लगाई, लेकिन एक वक्त ये लग रहा था कि ये जो स्कोर है ना ये कोई जा रहा है कोई 320-30 जा रहा है। लेकिन शुक्र करें कि जो हमारे बॉलर है नसीम शाहीन, स्पेशली शाहीन ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की यार, आउटस्टैंडिंग। में तो लग रहा था कि वसीम अकरम आगे बॉलिंग कर रहा है, जो पुरानी बॉल से भी इसने पांड्या को आउट किया और फिर जडेजा को आउट किया। तो यार शाहीन की तो मैं क्या ही बात करूं, उस बंदे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, मतलब इतना हाई हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि वो अभी बड़ा बॉलर बन गया है और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में वसीम अकरम की टक्कर पे जा सकता है। और ये जो हमारे बॉलर्स हैं शाहीन, नसीम और अपना हारिस, ये तीनों, मुझे इन तीनों को देख के ऐसा लगा कि जो शोएब अख्तर, वसीम अकरम वगैरह जब खेलते थे ना, तो ये वही ठीक है, उस लेवल पे पहुंचे तो नहीं है, लेकिन इनको देख के कल ऐसा लगा कि हल्के बॉलर नहीं। क्योंकि कल अपना नसीम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन नसीम की जो स्विंग है वो शाहीन से ज़्यादा होती है, लेकिन उसको विकेट अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट में ही मिली। शाहीन ने ऊपर से आउट किए और फिर नसीम ने आके नीचे से बिल्कुल ही रैप अप कर दिया। नहीं तो ये जो टारगेट था ना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो टारगेट जा रहा है कोई मेरे ख्याल में 320-30 पे तो आराम से जाना ही था, जिस हिसाब से पांडु और जडेजा फिर बाद में सेट हो गए थे। तो ये है कि फिर बाबर वापस से फास्ट बॉल लाया, उन्होंने विकेटें लेके जो है वो सारी विकेटें उड़ा दी। तो कहने का मकसद ये कि यार जो बीच में जो हमने खिलाया है ना, इनको वो भी खिलाने की जरूरत नहीं है। अगेंस्ट से फास्ट बॉलर को लगा के रखती भाई, हम जो है ना, हम ये नहीं बोलते हैं कि हम जो है वो क्रिकेट के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हम जो है वही बड़े चैंपियन है, ये वो टेक्निक इसकी अच्छी नहीं वो नहीं। हम भाई एज अ फैन बात करते हैं, हम फैन के हिसाब से बताते हैं कि भाई ये मसला था, इसको देखो, इसको सही करो, बाकी मर्जी है जो भी करना है करो। सो खैर ये गलतियां थी कल के मैच में। तो ओवरऑल बात ये भी हो रही है कि यार ये जो टारगेट था ये शायद हम जो है वो इंडिया ने बहुत ही ज्यादा कर लिया। 260 टारगेट पाकिस्तान से चेज होना ही नहीं था। श्रीलंका अंडर लाइट और फिर बारिश भी हो रही है, पिच में सीम स्विंग, तो मुश्किल था पाकिस्तान के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान चेस कर जाता, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना वो इसी टाइप के स्कोर्स को जो है ना वो चेस करने में माहिर है। जैसे कि इमाम की मैं बात करूं, बाबर है, फिर रिजवान है, फिर नीचे आगा सलमान। तो ये ऐसे प्लेयर है कि ये जो किटू टारगेट होते हैं ना 250, 260, 270, तो ये यही टारगेट जो है वो इजीली चेस करते हैं। हाँ, अगर ये टारगेट जाता कोई 320-330 जाता ना, तो फिर जाके हम कहते कि नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल है, अभी तो गया इंडिया गया। लेकिन जो डीएलएस, यार डीएलएस पे भी बात आने वाली थी, क्योंकि अगर बारिश रुक जाती तो शायद डीएलएस पे बात आ जाती। और डीएलएस की मुझे समझ नहीं लगती कि ये जो डीएलएस का मेथड है ये क्या है, इसके अंदर क्या रॉकेट साइंस डाली हुई है भाई। क्योंकि मैं देख रहा था जो सिनेरियोज बन रहे थे कि भाई 266 का टारगेट इंडिया ने दिया था, और अगर इंडिया फॉर एग्जांपल अगर कम होना शुरू हो जाते ओवर तो 40 ओवर में 230 टारगेट मिल रहा था पाकिस्तान को, 30 ओवर में 200, 20 ओवर में 150। अब आप हिसाब लगाएं, यानी अगर 20 ओवर में 150 था 266 का टारगेट, 30 ओवर में 110 रन, यानी 180 बॉलों पे 110 रन कर दिए। तो यार ये डीएलएस क्या, मतलब कोई रॉकेट साइंस, इसका क्या फॉर्मूला बनाया हुआ है कि कोई अलजेब्रा है कि क्या है, कि अलजेब्रा में जैसे होता है ना कि प्लस जो है वो माइनस हो जाता है, माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। तो अलजेब्रा ही लग रही है मुझे कि जिस बंदे ने जो है वो अलजेब्रा बनाई उसी ने ये डीएलएस का जो रूल जो है वो अनाउंस कराया है कि अगर आपने जो है वो 350 कर दिया ना तो आप 250 बनाएंगे। तो ये हालत है हमारे डीएलएस की। ये तो शुक्र करे जो है वो, अब कहा ये जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि यार अगर डीएलएस होता तो पाकिस्तान जीत जाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो डीएलएस होता है ना तो शायद हम लोग, हमारे जो हाथ फूल जाते, क्योंकि 30 ओवर में 200 स्कोर, 180 गेंदों पे 200 स्कोर, 120 गेंदों पे 150 स्कोर, तो मुश्किल हो जाती। अगर पूरा गेम होता ना तो शायद मेरे ख्याल में हम जो वो चेस कर जाते। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारी बैटिंग जो है ना वो इस टाइप के स्कोर चेस करने की जो है ना वो आदी हो चुकी है, और हमारे जो बैट्समैन है वो भी इसी टाइप का स्कोर जो है वो रन अप बॉल ही पसंद करते। तो मेरे ख्याल में अगर मैच पूरा होता तो हम ऑब्वियस सी बात है जीतते ही भाई, क्योंकि टारगेट इतना बड़ा नहीं था और हमें जीतना ही चाहिए था। लेकिन आज के मैच में बैटिंग बॉलिंग हमारी बहुत ही जबरदस्त हुई यार। क्या स्पेल था शाहीन का, ऊपर से सुपर, नसीम भी सुपर, हारिस भी आउटस्टैंडिंग। ठीक है थोड़े से रन लीक किए, लेकिन ओवरऑल हमारे जो स्पिनर है ना वो थोड़े हल्के हैं, क्योंकि स्पिनर वो स्पिनर नहीं कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कोई टर्न करने वाले या विकेटें लेने वाले। मुझे लगता नहीं कि शादाब या नवाज उस टाइप के स्पिनर, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर है ना भाई, प्रॉपर स्पिनर नहीं है। प्रॉपर स्पिनर को आप खिलाएं तो वो आपको विकेटें लेके देगा। लेकिन खैर मैच जो पूरा नहीं हो सका, और वीडियो जो मेरी काफी लंबी हो रही है, तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो मैच है वो है 10 तारीख को, फिर से जो है ग्रुप में इंडिया जो है वो मस्ट विन गेम जो है वो नेपाल से तो जीत ही जाएगा। जो नेपाल से इनका लास्ट मैच है, जो नेपाल को तो हरा ही देंगे भाई, क्योंकि तो नेपाल के सामने आप देखना इंडिया कैसा शेर बना हुआ होगा। जो गुल शिल जो खेल रहे हैं सारे जो है वो कैसे रन करते हैं। तो खैर अब नेक्स्ट मैच भी संडे को मैच है इंडिया पाकिस्तान का, लेट्स सी के उसमें जो है वो
क्या होता है, और उसमें इंशाल्लाह जो है वो मैच देखना पड़ेगा कि बारिश की नजर होता है नहीं होता, क्या होता है, तो फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।